स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 31 अक्टूबर 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के एक बड़ी खबर सामने आई है। राजनीतिक गलियारों में कई तरीके की चर्चाएं चल रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि चुनाव वीआईपी पार्टी पाला बदल सकती है इस चुनाव में। इस पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा है कि समर्थन देना है तो अभी दे दीजिए। सम्राट चौधरी ने कहा है कि नीतीश कुमार पावरफुल नेता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। नीतीश जी अच्छे नेता है तो फिर यदि वे लोग भी मान रहे हैं तो फिर अच्छी बात है। हम तो उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, वही मुख्यमंत्री है। वीआईपी अगर समर्थन कर दे तो फिर उनको इसमें क्या दिक्कत है। जहां उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि जो लोग नीतीश कुमार को इस समय सलाह दे रहे हैं वो अभी समर्थन कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वीआईपी के मुकेश सहनी इस बार महागठबंधन के डिप्टी सीएम फेस हैं। जी हां, सम्राट चौधरी ने दावा किया है कि ओबीसी कोई फैक्टर नहीं है, यहाँ केवल लालू यादव के पास वोट है, जो उसके बाद किसी के पास वोट नहीं है। ना राहुल गांधी ना ही तेजस्वी यादव, केवल लालू यादव नेता है। लालू यादव के पास थोड़ा वोट है। वहीं पर सम्राट चौधरी ने आरोप लगाया है कि लालू यादव का परिवार अराजकता और फिर गुंडागर्दी का प्रतीक है। आज भी अपराधी के संरक्षण में सरकार चलाने की बात कर रहे हैं तो फिर पूरा बिहार जानता है कि और मौका दिया जाए, ऐसा नहीं है कि जनता ने मौका दिया है। दोस्तों बिहार चुनाव पर फलोदी सट्टा बाजार ने चौंकाने वाले आंकड़े जारी किए हैं। जब फलोदी सट्टा बाजार ने बताया है कि आखिर किसकी सरकार बन रही है। दरअसल बात यह है कि बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए बड़ी तेजी के साथ गहमागहमी चल रही है। महागठबंधन ने बिहार का तेजस्वी प्रण के नाम घोषणा पत्र जारी कर दिया है। अब एनडीए के घोषणा पत्र का इंतजार है। मतदान और फिर चुनाव परिणाम से पहले कोई भी राजनीतिक पंडित एनडीए की सरकार बनने की भविष्यवाणी कर रहा है तो फिर कोई महागठबंधन की जीत का दावा कर रहा है। बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर 2 चरणों में वोट डाले जाएंगे। इसके बाद 14 नवंबर को नतीजे घोषित किए होंगे। इससे पहले राजस्थान के मशहूर फलोदी सट्टा बाजार में बिहार चुनाव को लेकर के हलचल तेज हो गई है। फलोदी सट्टा बाजार में भाव लगने लगे हैं कि बिहार में किसकी सरकार, किसकी कितनी सीट आ सकती है। दरअसल देश में लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव, फलोदी सट्टा बाजार अपना चुनाव परिणाम को लेकर के अपने आंकड़े जारी कर देते हैं। इनके आंकड़े चुनाव के लिए काफ़ी अहम भी माने जाते हैं। इसलिए अब बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भी सबकी नज़रें फलोदी सट्टा बाजार के भाव पर टिकी हुई है। यहाँ पर सटोरिये जोर शोर से एक्टिव हो गए हैं और फिर मतदान की तारीख आने के साथ भाव भी आने लगे हैं कि बिहार में कौन सरकार बनाएगा। फलोदी सट्टा बाजार के ताज़ा अनुमान के अनुसार बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बन सकती है। जब बाजार में नीतीश कुमार के अलावा किसी और को एनडीए की ओर से मुख्यमंत्री पद का विकल्प नहीं माना जा रहा है। जहाँ वहीं पर सटोरियों के मुताबिक यदि कोई भी व्यक्ति एनडीए की जीत पर 1000 रुपये का दाव लगाता है तो उसे बराबर का रिटर्न यानी कि 2000 रुपये तक मिल सकता है। जब बाजार के भाव के मुताबिक एनडीए को 128 से 132 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है, जबकि महागठबंधन के लिए अनुमान के मुताबिक 97 से 100 सीटों तक सीमित है। जब कुछ अनुमानों में एनडीए का आंकड़ा बढ़कर के 135 से 138 सीटों तक भी बताया जा रहा है तो फिर गठबंधन की मजबूत स्थिति को दर्शाता है। वहीं पर मुख्यमंत्री पद के दावेदार के रूप में नीतीश कुमार के भाव 40 से 45 पैसे के बीच चल रहा है, जो कि सट्टा बाजार में सबसे स्थिर और मजबूत माने जा रहे हैं। वहीं पर बाजार के अनुसार एनडीए में फिलहाल नीतीश के अलावा किसी अन्य नेता को सीएम चेहरा नहीं माना जा रहा है। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव का ट्रेंड सेट करने के लिए जाने जाते हैं। विपक्षी दलों पर तंज करने का उनका अनोखा अंदाज लोगों की जुबान पर चढ़ जाता है। वहीं पर मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में आयोजित एक चुनावी सभा के दौरान भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। महागठबंधन का सीएम फेस घोषित होने के बाद तेजस्वी यादव ने एनडीए के सीएम फेस को लेकर के सवाल उठाना शुरू कर दिया था। अमित शाह ने एक इंटरव्यू का हवाला देकर कि वो लगातार हमला कर रहे थे और फिर सीएम नीतीश कुमार को धोखा देने की बात दोहरा रहे थे। वहीं पर दरभंगा की चुनावी सभा में अमित शाह ने कोई भी वैकेंसी नहीं कह करके इस कंफ्यूजन को दूर कर दिया है। अब पीएम मोदी ने महागठबंधन के अंतर्कलह का मुद्दा लोगों के सामने उठाया है। जब मोदी ने दावा किया है कि महागठबंधन के घटक दलों विशेष करके राजद और फिर कांग्रेस के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, वह केवल चुनावी लाभ के लिए एक साथ आए हैं। वहीं पर पानी और फिर तेल के उपमा के साथ उन्होंने कहा कि महागठबंधन के अंदर कांग्रेस और फिर राजद का संबंध कुछ इस तरह का जैसा है जिसे गिलास के अंदर रखे पानी और तेल का
होता है। तात्पर्य यह है कि केवल दुनिया को दिखाने के लिए एक लगते हैं लेकिन होते नहीं हैं। दोस्तों, बिहार चुनाव का सबसे ताजा सर्वे सामने आया है जिसमें बताया गया है कि बिहार में किसकी सरकार बन रही है। तो आपको बता दूं कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का राजनीतिक माहौल अब पूरी तरीके से गर्म हो चुका है। पहले चरण की वोटिंग के लिए अब सिर्फ एक सप्ताह से भी कम समय बचा है और फिर राजनीतिक दल अपनी प्रचार रणनीति को आखिरी झटके दे रहे हैं। इस बीच सर्वे एजेंसी वोट वाइब ने अपनी ताज़ा सर्वे रिपोर्ट जारी की है जिसमें बिहार के मतदाताओं की राजनीतिक प्रवृत्ति और फिर आगामी चुनाव को देखते हुए नतीजों का विश्लेषण किया जा गया है। मैं आपको बता दूं कि सर्वे के मुताबिक इस बार के चुनाव में महागठबंधन और फिर एनडीए के बीच कड़ी टक्कर की संभावना है। महागठबंधन को थोड़ा बढ़त दिखाई दिया है, करीब 0.3%। आरजेडी और फिर कांग्रेस की अगुवाई वाले महागठबंधन के जीतने की संभावना को 34.7% और लोगों ने अहम बताया है, जबकि एनडीए के पक्ष में 34.4% लोगों ने भरोसा जताया है। वहीं पर इसके अलावा प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने भी कुछ मतदाता आकर्षित किए हैं, लेकिन केवल 12.3% लोग इसे जीतने वाला मान रहे हैं। यह वहीं पर 8.4% मतदाता किसी भी दल की बहुमत न मिलने की संभावना बताते हैं और फिर 10.1% लोग इस बारे में अनिश्चित है। वहीं पर सर्वे में यह भी सवाल उठाया गया है कि लालू परिवार पर लगे केस का चुनाव में कितना असर होगा। तो 35% लोगों ने माना है कि इससे महागठबंधन को नुकसान होगा, जबकि 28% लोगों ने कहा कि इसका कोई भी खास असर नहीं होगा। वहीं पर 17.2% मतदाता इस पर निष्पक्ष नहीं मानते हैं। दोस्तों, देश के गृह मंत्री अमित शाह अपने चुनावी दौरे के दौरान मुंगेर जिला के अंतर्गत तारापुर विधानसभा क्षेत्र के असरगंज पहुंचे, जहां पर उन्होंने तारापुर से प्रत्याशी उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के लिए सभा में उपस्थित हजारों मतदाताओं से सम्राट चौधरी को भारी मतों से विजय बनाने की अपील की है। खुले मंच से उन्होंने विरोधियों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि राजद और फिर कांग्रेस वालों को अपने उत्तराधिकारी के विकास की चिंता है। लालू और फिर राबड़ी के शासनकाल में जंगल राज स्थापित हुआ था, जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जंगल राज से मुक्ति दिलाते हुए आम लोगों के विकास के लिए लगातार काम कर रहे हैं। वहीं पर खुले मंच से उन्होंने विरोधियों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि राजद और फिर कांग्रेस वालों को अपने उत्तराधिकारी के विकास की चिंता है। लालू और राबड़ी के शासनकाल में जंगल राज स्थापित हुआ था, जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जंगल राज से मुक्ति दिलाते हुए आम लोगों के विकास के लिए लगातार काम कर रहे हैं। वहीं पर एक और बड़ी घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि मैं जहां भी जाता हूं, लोग मुझसे कहते हैं कि मेरे विधायक को मंत्री बना दीजिए, लेकिन तारापुर की जनता को उप मुख्यमंत्री बनाया है। आप उसे यहां से प्रचंड मतों से विजय बना के पटना भेजें और भरोसा रखें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें बड़ा आदमी बनाएगा। अब विश्लेषक इस बात का कई मायने निकालने में जुट गए हैं कि आखिर इस बड़ा आदमी बनाने की क्या मायने हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी को प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्री बनाने के बारे में शायद कह रहे होंगे। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, बिहार में चुनाव के बीच हिंसा का बड़ा मामला सामने आया है। पटना जिला के मोकामा में दुलार चंद यादव की चुनावी हिंसा के दौरान जान ले ली गई है। जहां दुलार चंद यादव इस क्षेत्र में अच्छा प्रभाव रखते थे और उन्हें कभी लालू यादव का करीबी माना जाता था। इस घटना के बाद बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया है, जब विपक्ष के नेता और महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव ने इस घटना को लेकर के सीधे तौर पर राज्य और फिर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। जो चुनावी सभा से लौटते वक्त पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने बिहार के सुशासन को कटघरे में खड़ा किया है। यह तेजस्वी यादव ने कहा है कि लोकतंत्र और फिर चुनाव में हिंसा की कोई भी जगह नहीं होनी चाहिए। फिर भी बिहार में आचार संहिता लागू होने के बावजूद भी लोग खुलेआम बंदूक गोली लेकर के घूम रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर मोकामा के बाहुबली पूर्व विधायक आनंद सिंह का नाम लिए बिना उनकी रिहाई को लेकर के बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, क्योंकि आरोप लग रहा है कि ये जान लेने वाली चुनावी रंजिश का नतीजा है। वहीं पर तेजस्वी यादव ने तंज कसते हुए कहा है कि बिहार में 200 राउंड गोली चल जाती है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। आज दुलार चंद जी को मार दिया गया, ये सुशासन कैसा है। दोस्तों, बटाईदारी का जिन आरजेडी के बंद बोतल से फिर से बाहर निकल आया है। यह मुद्दा बिहार में सामाजिक तनाव का सबसे बड़ा कारण बन रहा है, जो कि चुनावी समीकरण को छिन्न भिन्न कर सकता है। ये तनाव जाति आधारित नहीं बल्कि रैयत आधारित है। दरअसल बात यह है कि 1992 में जब लालू यादव ने बटाईदारी व्यवस्था लागू करने की कोशिश की थी, तब उसका सबसे अधिक विरोध यादव, कुर्मी और कोयरी जातियों ने किया था। जब अपना वोट बैंक बिखरने के डर से लालू यादव चुप बैठ गए थे। 2006 में
नीतीश कुमार ने भी ये कोशिश की थी, लेकिन चुनावी राजनीति के दबाव में वे भी पीछे हट गए थे। तो फिर क्या तेजस्वी यादव बटाईदारी की मुद्दा उठा करके आग से खेल रहे हैं? अब तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन ने बटाईदारी व्यवस्था लागू करने की घोषणा की है। बटाईदारी भाकपा माले का सबसे बड़ा एजेंडा है। भाकपा माले की मान्यता है कि जो खेत जोतेगा वही खेत का मालिक होगा, या खेत के असल मालिक का अधिकार ना के बराबर रहेगा। अब अगर आप गोपीनाथ का पुश्तैनी खेत छीन करके महेंद्र नाथ को दे देंगे तो फिर गोपीनाथ की प्रक्रिया क्या होगी? या गांव में खेत को जीवन से भी अधिक मूल्यवान माना जाता है। अगर किसी आदमी की सबसे मूल्य चीज छीन ली जाएगी तो फिर नतीजों का अंदाजा लगाया जा सकता है। वहीं पर राजद ने भाकपा माले के दबाव में बटाईदारी व्यवस्था लागू करने की रजामंदी दी है। जिस व्यवस्था को लालू यादव जैसे शक्तिशाली नेता लागू नहीं कर सके तो फिर क्या तेजस्वी जैसे नए नवेले नेता उसे जमीन पर उतार कर पाएंगे? ये सवाल है। वहीं पर कांग्रेस भी केवल दिखावे के लिए भूमि सुधार की बात कर रही है, वो भी बटाईदारी व्यवस्था को लागू करने के पक्ष में नहीं रही है। जब वो इसलिए क्योंकि कांग्रेस के पास जो भी बचे खुशे वोटर हैं वे अपना खेत छीन जाने के डर से दूर भाग जाएंगे। इस घोषणा से केवल भाकपा माले को ही फायदा होगा, क्योंकि वे असल मालिक के खेत छीन करके बटाईदारों को देने की बात करती है। इसलिए बटाईदारों को कभी किसी दल ने चुनाव का मुद्दा नहीं बनाया है। माना जा रहा है कि 2025 में बटाईदारी का मुद्दा आरजेडी के लिए भस्मासुर बन जाएगा। दोस्तों, बिहार की सियासत में एक बार फिर से बयानबाजी तेज हो गई है, जब पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि अगर एनडीए सरकार ने बीते 20 सालों में सच में बिहार को विकास की राह पर आगे बढ़ाया है तो फिर उन्हें बार बार रैलियां करने और फिर जनता को रुझाने की समझाने की क्या जरूरत पड़ रही है। राबड़ी देवी का ये बयान तब आया है जब पीएम मोदी और फिर अमित शाह राज्य के अलग अलग जिलों में लगातार जनसभाएं कर रहे हैं और फिर एनडीए सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं। राबड़ी देवी ने कहा है कि बिहार की जनता अब बदलाव चाहती है, क्योंकि इतने वर्षों के बाद भी बिहार की हालात जस की तस बनी हुई है। वहीं पर राबड़ी देवी ने कहा है कि अगर बिहार में विकास हुआ होता तो फिर अब लोगों को समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। इतना प्रचार और रैली क्यों करनी पड़ रही है? क्या ये सब ठीक लग रहा है? पर राबड़ी देवी ने कहा है कि एनडीए सरकार ने बिहार की जनता को ठगा है। लोग अब बदलाव के मोड में हैं। उन्होंने कहा है कि हम जनता के बीच जा रहे हैं, कोई भी एनडीए सरकार से खुश नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी जनता नाराज है। जनता ही मालिक है और इस बार बदलाव जरूर आएगा। दोस्तों, बिहार के नए सर्वे ने चौंकाने वाले आंकड़े जारी किए हैं। जहाँ इस नए सर्वे में एनडीए की सरकार बनेगी या फिर जनसुराज की, या फिर तेजस्वी यादव का हालात सुधार होगा। आइए इसके बारे में जानते हैं। इस सर्वे के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की लोकप्रियता बरकरार है। नए जेवीसी पोल सर्वे के अनुसार जेडीयू को इस बार काफी बढ़त मिल सकती है, जब पार्टी को 53 सीटें मिलने का अनुमान है, जो कि 2020 में मिली सीटों से 10 ज्यादा है। वहीं पर जेवीसी पोल सर्वे के अनुसार ही अगस्त में हुए एक सर्वे में जेडीयू को सिर्फ 29 सीटें मिली थी, लेकिन ये आंकड़ा लगभग दोगुना हो गया है। यह सर्वे में नीतीश कुमार को बिहार की जनता की पहली पसंद और फिर सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश किया जा रहा है। वहीं पर भाजपा को इस बार 71 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि राजद 74 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर रह सकती है। पिछले चुनाव में भाजपा ने 74 और फिर राजद ने 75 सीटें जीती थी। वहीं पर वोट शेयर के लिहाज से एनडीए को 41 से 45% वोट मिलने का अनुमान है, जबकि महागठबंधन को 37 से 40% वोट मिलने का अनुमान है। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज को भी इस बार एक्स फैक्टर माना जा रहा है। जब सर्वेक्षणों के अनुसार, यानी कि सर्वे के अनुसार, ये नई पार्टी 10 से 11% वोट हासिल करके चुनाव में मजबूत शुरुआत कर सकती है। जहाँ सर्वे के अनुसार एनडीए को 131 से 150 सीटें मिलने का अनुमान है, भाजपा को 66 से 77 सीटें, जेडीयू को 52 से 58 सीटें और फिर एनडीए के अन्य सहयोगियों को 13 से 15 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं पर महागठबंधन के लिए सर्वेक्षण में राजद को 57 से 71 सीटें, कांग्रेस को 11 से 14 सीटें और अन्य को 13 से 18 सीटें मिलने का अनुमान है, जिससे विपक्षी गठबंधन को कुल 81 से 103 सीटें मिल सकती है। वहीं पर प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी को 4 से 6 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि एआईएमआईएम, बसपा और अन्य को 5 से 6 सीटें मिलने का अनुमान है।
दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर के एनडीए ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अपना ग्रैंड प्लान तैयार कर लिया है। पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को होना है और फिर उससे पहले बीजेपी अपने स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री मोदी के जरिए पूरे बिहार में चुनावी माहौल में जुट गई है। पार्टी की रणनीति साफ है कि लोकप्रियता और फिर उनके विकास एजेंडे के सहारे मतदाताओं के दिल तक पहुंचना है। वहीं पर 24 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समस्तीपुर से मिशन बिहार की शुरुआत की थी। ये वही धरती है जहां से जननायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर ने सामाजिक न्याय की लड़ाई की थी। इसके बाद पीएम मोदी ने बेगूसराय में भी एक विशाल जनसभा को संबोधित किया था। अब 30 अक्टूबर को उनका दूसरा बिहार दौरा प्रस्तावित है। वहीं पर इस दौरान पीएम मोदी मुजफ्फरपुर और फिर छपरा में रैलियां करेंगे। जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल और फिर सांसद संजय जायसवाल ने बताया है कि मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में विशाल जनसभा की तैयारी जोरों पर है, जहां पर मोदी के आगमन को लेकर के माहौल बेहद उत्साहपूर्ण है। वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 नवंबर को पटना में एक मेगा रोड शो करने जा रहे हैं। बीजेपी ने इसका पूरा रूट प्लान तैयार कर लिया है। इस रोड शो के जरिए पीएम मोदी पटना की सभी 14 विधानसभा सीटों बांकीपुर, पटना साहिब, दीघा, कुम्हार, मनेर, विक्रम, बाढ़, बख्तियारपुर, मोकामा, फतुहा, फुलवाड़ी, मसूरी, दानापुर और पालीगंज को कवर करेंगे। वहीं पर बीजेपी नेताओं का कहना है कि ये रोड शो राजधानी की सियासत को पूरी तरीके से प्रभावित करेगा। इसके माध्यम से मोदी सीधे जनता से संवाद करेंगे और फिर विकसित बिहार के अपने विजन को लोगों के सामने रखेंगे। दोस्तों, राघोपुर विधानसभा क्षेत्र के राघोपुर प्रखंड में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने अपने छोटे पुत्र तेजस्वी यादव के समर्थन में रोड शो किया। रोड शो में राजद कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी और जगह जगह पर लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने लोगों से तेजस्वी यादव के पक्ष में मतदान की अपील करते हुए कहा कि राघोपुर के लोगों ने हमारे पूरे परिवार को हमेशा अपार स्नेह दिया है। यहाँ से लालू प्रसाद यादव, मैं खुद और फिर अब तेजस्वी यादव ने जनता की सेवा करने का अवसर पाया है। वहीं पर राबड़ी देवी का काफिला रोड शो में रुस्तमपुर लोहा पुल से मलिकपुर होते हुए विभिन्न गांवों तक गया। रास्ते भर महिलाएं और फिर पुरुष सड़कों के दोनों ओर खड़े होकर के उनका स्वागत करते नजर आए। वहाँ पर कई स्थानों पर महिलाओं ने साड़ी और फिर खोइचा देकर के उनका अभिवादन किया। वहीं पर रोड शो के दौरान एक बुजुर्ग ने कहा कि आप राघोपुर के साथ सौतेले व्यवहार करती हैं, जहाँ आपका बेटा तेजस्वी यादव यहाँ बहुत कम आते हैं। राबड़ी देवी ने जगह जगह पर रुक करके लोगों से वोट देने की अपील की है। इस दौरान लोगों ने अपनी अपनी समस्या सुनाई है। राबड़ी देवी ने हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। दोस्तों, बिहार की सियासत में इस बार एक परिवार सबसे ज़्यादा सुर्खियां बटोर रहा है। जहानाबाद के पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार के परिवार की किस्मत मानो लॉटरी लग गई है। एनडीए गठबंधन की 2 पार्टियां जेडीयू और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने उनके परिवार के 3 सदस्यों को विधानसभा चुनाव में टिकट दे करके बड़ी राजनीतिक चर्चा छेड़ दी है। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने पूर्व सांसद अरुण कुमार के बेटे ऋतुराज कुमार को जहानाबाद के घोसी विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। वहीं पर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पार्टी ने अरुण कुमार के भाई अनिल कुमार को गया जिले की टिकारी विधानसभा सीट से, वहीं पर भतीजे रोमित कुमार को अतरी सीट से मैदान में उतारा है। वहीं पर घोसी, टिकारी और फिर अतरी तीनों सीटें जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है, जहां से डॉक्टर अरुण कुमार 2 बार सांसद रह चुके हैं। वहीं पर पहली बार जेडीयू से और फिर दूसरी बार उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी से अरुण कुमार के भाई अनिल कुमार 4 बार विधायक रह चुके हैं और फिलहाल इस पार्टी से टिकारी के मौजूदा विधायक हैं। अनिल कुमार ने 2005 में कोंच सीट से 2 बार चुनाव जीता था। 2010 में परिसमन के बाद जब टिकारी विधानसभा बनी तब उन्होंने जेडीयू से जीत दर्ज की। 2015 में वे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पार्टी में के टिकट पर लड़े, लेकिन जेडीयू के अभय कुशवाहा से हार गए। 2020 में अनिल कुमार ने दोबारा हमसे यानी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में भोजपुरी अभिनेता और गायक खेसारी लाल यादव छपरा सीट से राजद के उम्मीदवार हैं। वहीं पर बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा था कि अगर छोटा भाई भी अधर्मी हुआ तो फिर बांध चलाना पड़ेगा। इसके बाद खेसारी लाल यादव ने मनोज तिवारी और फिर रवि किशन पर जमकर के हमला बोला। उन्होंने कहा कि वे सभी मेरे बड़े भाई हैं, पर क्या उन्होंने भोजपुरी सिनेमा बनाया था जो मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। वहीं पर राजनीति में आने के बाद भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए तीनों ने क्या किया। पहले वाले थिएटर बंद हो गए, आज भी
भोजपुरी समाज अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा है, किसी ने कोई भी मदद नहीं की है। जब वहीं पर बिहार चुनाव में जब निरहुआ प्रचार करने आए तब उन्होंने एक चैनल को दिए इंटरव्यू में खेसारी लाल यादव ने उन पर जमकर के निशाना साधा। निरहुआ ने कहा था कि मनोज तिवारी और रवि किशन ने भोजपुरी के लिए क्या किया है क्या नहीं, ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। निरहुआ से जब पूछा गया है कि खेसारी ने राम मंदिर पर सवाल उठाए थे, इसके जवाब में उन्होंने कहा कि जो भी यादव राम मंदिर के निर्माण का विरोध करेगा वो यादव नहीं हो सकता। हम राम और फिर कृष्ण को मानने वाले लोग हैं, उनके आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं, कोई राम मंदिर का विरोध कैसे कर सकता है। वहीं पर निरहुआ ने आगे कहा कि खेसारी लाल यादव बोलते हैं कि मनोज तिवारी, रवि किशन और निरहुआ ने सांसद होते हुए भी भोजपुरी के लिए कुछ नहीं किया है। अगर हम सांसद बन करके कुछ नहीं कर पाए तो आप एमएलए बन करके क्या कर लेंगे। आप इतना उड़ रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लगता है कि विधायक बन करके धरती पलट देंगे। जब अवसर मिला तो फिर हमने हर जगह भोजपुरी का मान बढ़ाया है। एक सांसद के तौर पर हमें जो जिम्मेदारी मिली हमने निभाया है। आपको कुछ इसलिए नहीं दिखा क्योंकि आप कुआं के मेंढक हैं। दोस्तों, महागठबंधन की सरकार बनी तो फिर बिहार में हर जाति धर्म का पूरा सम्मान मिलेगा। अति पिछड़ा, दलित, महादलित, किसान, मजदूर सभी को बराबर का हक मिलेगा। राहुल गांधी ने ये बातें कही है बिहार में चुनाव प्रचार करने के दौरान। उन्होंने एनडीए की सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिर अमित शाह संविधान को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। राहुल गांधी ने कहा है कि जिस दिन इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी उस दिन दुनिया का सबसे बेहतर यूनिवर्सिटी बिहार के नालंदा में बनेगा। नालंदा फिर से शिक्षा का केंद्र बनेगा। उन्होंने कहा है कि बिहार की सरकार पीएम नरेंद्र मोदी और फिर गृह मंत्री अमित शाह चला रहे हैं। यह एनडीए का वर्तमान सरकार पूरी तरीके से पूंजीपतियों की सरकार है। अडानी और फिर अंबानी को माला माल करने में जुटे हैं। अडानी को 1 रुपये में ज़मीन दी जाती है, वहीं पर बिहार के लोगों को ज़मीन और फिर मकान के लिए तरसना पड़ता है। वहीं पर राहुल गांधी ने जनसभा में हजारों की भीड़ में आए लोगों को आह्वान करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी ने चुनाव से पहले जो वादे किए उसमें एक भी पूरा नहीं किए। उन्होंने कहा कि आज देश के हर प्रदेशों में बिहार के लोग रहते हैं, लेकिन मोदी सरकार नहीं चाहते हैं कि उनका पलायन रोका जाए। उनके रोकने से उनको नुकसान होगा। राहुल गांधी ने कहा है कि हम चाहते हैं कि एक दिन ऐसा आए जब इतिहास में मेड इन बिहार और फिर मेड इन इंडिया लिखा जाए, ताकि बिहार के लोगों को अपने पर गर्व हो। बिहार से बाहर रहने वाले लोगों की सोच है कि यदि बिहार के अस्पताल में इलाज कराने आए तो फिर वहां से रोगी इलाज सही सलामत नहीं जाते हैं। आज भी लोग बेहतर इलाज के लिए बाहर को ही पलायन कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि नीतीश कुमार कहते हैं कि 20 साल में हमने बिहार को बदल दिया है। मैं युवाओं से पूछता हूं कि क्या यही बदला हुआ है, जहां बेहतर तरीके से अस्पतालों में इलाज तक नहीं होता है, शिक्षा के लिए बेहतर व्यवस्था नहीं है, लोग उच्च शिक्षा के लिए बाहर पलायन कर रहे हैं। दोस्तों, आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी और वामपंथी दलों वाला महागठबंधन 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव लड़ रहा है। महागठबंधन के लिए सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस का कमजोर प्रदर्शन है, जिसे इसकी कमजोर कड़ी माना जा रहा है। वहीं पर चुनाव 6 और फिर 11 नवंबर को 2 चरणों में होने वाले हैं और नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। कांग्रेस की कमजोरी तेजस्वी यादव के लिए चुनावी समीकरणों को उलझा सकती है। यह इसका पिछला प्रदर्शन राजद जितना प्रभावशाली नहीं रहा है। यह कांग्रेस का पिछला प्रदर्शन अब तक के सबसे खराब प्रदर्शनों में से एक रहा है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन केवल 19 सीटों पर ही जीत हासिल कर पाई थी। 27% के बेहद कम स्ट्राइक रेट के साथ कांग्रेस का प्रदर्शन महागठबंधन के अन्य घटक दलों की तुलना में सबसे खराब रहा। महागठबंधन में सबसे ज्यादा सीटें जीतना फिर भी कमजोर नतीजे देना तेजस्वी और लालू यादव के लिए हमेशा से तनाव का सबब रहा है। इस बार भी कांग्रेस ने 61 से उम्मीदवार उतारे हैं। इनमें से 56 सीटें भाजपा और फिर जेडीयू के साथ सीधा मुकाबला में है, यानी कि ये सीटें पहले एनडीए के पास थी, इसलिए कांग्रेस को इन सीटों पर जीत के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। लगभग 5-6 सीटें ऐसी भी हैं जहां पर कांग्रेस, राजद और फिर वाम दलों के साथ गठबंधन करके एनडीए को टक्कर दे रही है। वहीं पर उत्तर बिहार में कांग्रेस के लिए चुनौतियां गंभीर है। जब पिछले चुनाव में पार्टी ने उत्तर बिहार की 71 सीटों पर चुनाव लड़ा था और केवल 1 मुजफ्फरपुर पर जीत हासिल हुई थी। हालांकि इस बार कांग्रेस उत्तर बिहार की कुछ सीटों पर कड़ी टक्कर देती हुई दिख रही है। इनमें गोविंदपुर, रक्सौल, चनपटिया, बेनीपुर और मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र शामिल है। हालांकि कुल मिलाकर के राजद कमजोर स्ट्राइक रेट को लेकर के चिंतित है।
वहीं पर कांग्रेस का कमजोर प्रदर्शन कोई तत्कालिक समस्या नहीं है, जो ये बिहार की राजनीति में दशकों से चली आ रहा एक मुद्दा है। 1995 के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद से कांग्रेस ने कभी भी 30 से ज़्यादा सीट नहीं जीती है। 2005 के चुनाव में उसे केवल 9 सीटें मिली थी और 2010 में ये संख्या घट करके केवल 4 पर रह गई। इतने कम स्ट्राइक रेट के साथ कांग्रेस के हारे हुए सीटों पर जीतने की संभावना कम हो गई है। वहीं पर बिहार चुनाव में अपनी प्रासंगिकता और जनाधार वापस पाने के लिए कांग्रेस ने कई आंतरिक और फिर बाहरी रणनीतियां बनाई हैं। बड़े बड़े नेताओं के दौरे, युवाओं को लुभाने वाले वादे और फिर मतदाता अधिकार यात्रा का भी आयोजन किया गया है। सचिन पायलट से लेकर के स्टालिन और फिर कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने बिहार का दौरा किया है। हालांकि ये सभी प्रयास अंत में स्थानीय नेतृत्व की कमी के कारण एक ढकोसला साबित हुए हैं। दोस्तों, जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने कांग्रेस सांसद और फिर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर हमला बोला है। जी हां, ये प्रतिक्रिया राहुल गांधी के प्रधानमंत्री मोदी और छठ पूजा पर दिए गए बयान के बाद आई है। तेज प्रताप यादव ने सवाल उठाया है कि जो व्यक्ति विदेश में समय बिताता है उसे छठ पूजा की असली भावना कैसे समझ आएगी। जब पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को छठ पर्व के बारे में क्या जानकारी है, क्या उन्होंने कभी इस त्यौहार को मनाया है। जो व्यक्ति देश छोड़ करके विदेश चला जाता है उसे हमारी संस्कृति और फिर परंपराओं की समझ कैसे होगी। तेज प्रताप यादव के साथ साथ एनडीए नेताओं ने भी राहुल गांधी के बयान पर नाराजगी जताई है और कहा है कि इसे गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि वे खुद राजनीति को गंभीरता से नहीं लेते हैं। जब पत्रकारों ने मुकेश सहनी के उस बयान पर सवाल किया जिसमें उन्होंने कहा था कि वे तेज प्रताप को नहीं जानते, तो तेज प्रताप यादव ने पलटवार किया। तेज प्रताप यादव ने कहा कि मुकेश सहनी कौन है। जब बताया गया है कि वे महागठबंधन की तरफ से डिप्टी सीएम पद के उम्मीदवार हैं, तो तेज प्रताप यादव ने दोहराया है कि हम उन्हें नहीं जानते हैं। वहीं पर बिहार चुनाव पर बात करते हुए तेज प्रताप यादव ने कहा है कि आज बिहार में जनशक्ति जनता दल की लहर चल रही है। अगर हमारी पार्टी सत्ता में आई तो फिर युवाओं को रोजगार मिलेगा और फिर पलायन की समस्या खत्म होगी। हमारी पार्टी बिहार के विकास के लिए पूरे तरीके से समर्पित है। हमारा लक्ष्य बिहार में नई व्यवस्था और फिर नई सोच के साथ बदलाव लाना है और फिर इसके लिए हम लंबी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं।